दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर 14। तो देखिए उदाहरण नंबर 14 में क्या दिया गया है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के, देखिए यहाँ पर शर्त अपने को क्या दिया गया है कि 2 टिकट खरीदा जा रहा है मल्लेश्वरम के लिए तथा 3 टिकट खरीदा जा रहा है यशवंतपुर के खरीदे, तो कुल लागत 46 रुपीज़ है, यानी 46 रुपया है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। तो अपने को क्या बताना है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। पहले शर्त के अनुसार देखिए बेंगलोर के बस स्टैंड से, यानी बेंगलोर से वो टिकट खरीदता है कहाँ, 2 टिकट मल्लेश्वरम के लिए, 2 टिकट यदि वो मल्लेश्वरम के लिए खरीदता है तथा 3 टिकट यशवंतपुर के लिए खरीदता है, बेंगलोर से यशवंतपुर का 3 टिकट, तो दोनों मिल के इसका अमाउंट कितना रुपया हो रहा है, कुल लागत 46 है, यानी यहाँ पर 46 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 46 रुपीज। अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या दिया गया है, दूसरे शर्त में ऐसा दिया गया है कि 3 टिकट मल्लेश्वरम के, बेंगलोर से मल्लेश्वरम जाने के लिए यदि 3 टिकट लेता है और 5 टिकट यशवंतपुर के, 5 टिकट यदि यशवंतपुर के लिए लेता है, तो इस कंडीशन में इसकी लागत कितनी होनी चाहिए, 74 है, तो यहाँ बराबर लिख देंगे 74। अब 2 कंडीशन से अपने को 2 समीकरण बनाने हैं और 2 समीकरण बना करके इसको वज्र गुणन की विधि से सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग प्रश्नानुसार समीकरण बनाना शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें 2 चल राशि कौन कौन सी है इसको ध्यान से देखें। 2 चल राशि क्या क्या दिया गया है, बेंगलोर में बस स्टैंड है और वहाँ से टिकट खरीद रहा है मल्लेश्वरम का, यानी एक चल राशि है बेंगलोर से मल्लेश्वरम का किराया, बेंगलोर से मल्लेश्वरम का किराया इसको मान ले हम x, तथा 3 टिकट यशवंतपुर के लिए उसी बस स्टैंड से, यानी बेंगलोर से ही यशवंतपुर के लिए 3 टिकट खरीदता है, उसका किराया अपने को मालूम नहीं है तो उसको हम मान लेंगे y। तो यहाँ पहले कंडीशन में हमने यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया है तथा बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपया है। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, बेंगलोर से मल्लेश्वरम के कितने टिकट है, 2, एक टिकट का 100 रुपया है तो 2 टिकट का 2x हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x। बेंगलोर से यशवंतपुर का किराया कितना है, y। अब देखिए बेंगलोर से यशवंतपुर के लिए कितना टिकट खरीदा है, 3, यहाँ पर मैं 3 लिखा हुआ हूँ, एक टिकट का y है तो 3 टिकट का हो जाएगा 3y, और ये बराबर कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या दिया गया है, बेंगलोर से मल्लेश्वरम का 2 टिकट, तो ये हो जाएगा 2x, बेंगलोर से यशवंतपुर का 3 टिकट है तो ये हो जाएगा 3y, और इसका किराया कितना हो रहा है, 46, तो बराबर ये हो जाएगा 46। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त में बेंगलोर से मल्लेश्वरम का कितना टिकट है, 3, तो एक टिकट का 100 रुपया है तो 3 टिकट का कितना हो जाएगा, 3x, तो ये हो जाएगा 3x। फिर बेंगलोर से यशवंतपुर का कितना टिकट है, दूसरे शर्त में 5, तो ये हो जाएगा प्लस 5y, और दोनों मिलके अमाउंट कितना आया था, 74 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 74, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को अपने को वज्र गुणन की विधि से सोल्व करना है। वज्र गुणन की विधि से सोल्व करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे कि दिया हुआ समीकरण व्यापक स्वरूप में है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, व्यापक स्वरूप है ax + by + c = 0, यानी बराबर के दाहिने साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। यहाँ पर बराबर के दाहिने साइड में दोनों में संख्या है, यानी व्यापक स्वरूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक स्वरूप में करें। व्यापक स्वरूप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 46 को लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा, यहाँ 74 को इधर लेके आना पड़ेगा। देखिए यहाँ 46 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि 2x + 3y, 46 इधर आ जाएगा तो -46 = 0। दूसरे समीकरण को उसी तरह व्यापक स्वरूप में लिखे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3x + 5y, 74 इधर आएगा तो -74 = 0। अब इसको क्या करना है,
वज्र गुणन की विधि से सोल्व करना है। वज्र गुणन की विधि से सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जगह x लिखते हैं, दूसरी जगह y लिखते हैं और तीसरी जगह 1 लिखते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैं वज्र गुणन की विधि से कैसे किया जाता है प्रश्नों को बड़ी विस्तार से बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लेना, फिर इसको देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ x के लिए सहगुणक लिखना है कि x के नीचे कौन कौन से सहगुणक आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है कि x वाले को ढक दो, जो दिखे उसको लिख दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 और 5। यहाँ पर क्या दिख रहा है, -46 और -74। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर संख्या प्लस में है तो आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर संख्या या सहगुणक माइनस में है तो आगे माइनस लगाना जरूरी है। x के लिए हो गया। अब दूसरी बार अपने को क्या करना है, दूसरी बार में जो लास्ट में संख्या होती है उसको ढक देना है। अब जो सहगुणक बचे उसको लिख देना है। यहाँ पर क्या बचा है, 2 और 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और 3। यहाँ पर क्या बचा है, 3 और 5, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 5। सबके लिए सहगुणक लिखा गया। फिर से एक बार आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहले x वाले को ढक देंगे, तो यहाँ है 3 5, तो 3 5 लिख दिए। यहाँ -46 -74 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद सबसे लास्ट वाले को ढकना है, यहाँ है 2 3, तो यहाँ लिख दिया 2 3। यहाँ 3 5 है, तो यहाँ 3 5 लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस में गुणा करना है। क्रॉस में गुणा करने के लिए अपने को तीर लगाना पड़ेगा, और तीर हम लगा दे रहे हैं। तीर कैसे लगाया जाता है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ही इधर भी करना है। अब इसको हल किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ax और इसके बटे में। यहाँ देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है पहले उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर है 74, तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं 74। एक तीर का जैसे गुणा पूरा हो जाए फिर माइनस का निशान लगाते हैं और फिर दूसरे तीर का गुणा करते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 5 और दूसरे ब्रैकेट में है -46। अब हम लोग y वाला गुणा करें, तो यहाँ y है तो यहाँ पर लिख देंगे इसके बटे में y, और y लिखने के बाद ऊपर से जो तीर नीचे की तरफ आया हुआ है पहले इसका गुणा करें, तो ये हो जाएगा -46 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। एक तीर का जब गुणा हो गया तो माइनस का निशान। अब दूसरे तीर का गुणा किया जाए, दूसरे तीर में यहाँ -74 है और 2 है, तो यहाँ लिख देंगे -74, दूसरे ब्रैकेट में है 2 बराबर यहाँ 1 के बटे में। अब देखिए 1 वाला गुणा किया जाए, यहाँ पर 2 है और 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 5 माइनस दूसरे तीर का गुणा किया जाए तो दोनों जगह 3 है, 3 और 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझना, जैसे ही ये क्रॉस गुणा के बाद ये x के बटे में, y के बटे में और 1 के बटे में आ जाए, उसके बाद आप एक नियम याद रखना और सिर्फ यहीं पर इस नियम को अप्लाई करना है और आपका सवाल 100% सही होगा। ये नियम क्या है, तो कहीं भी ये कोष्टक में अगर एक बार माइनस आया हुआ है, एक बार माइनस आया हुआ है तो उसका आंसर माइनस में देते हैं। अगर 2 बार माइनस आया हुआ है तो उसका आंसर प्लस में देते हैं। अगर 3 बार माइनस आया हुआ है तो उसका आंसर माइनस में देते हैं। यही नियम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें। ये नियम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं। ये जो एक तीर का गुणा था, ये पहले तीर का गुणा 3 और -74, ये एक खंड हो जाएगा, यानी एक टुकड़ा हो जाएगा। उसके बाद माइनस के साथ लास्ट तक ये दूसरा खंड होगा। वैसे ही यहाँ पर ये माइनस, बीच में जो माइनस है इसके पहले वाला एक खंड और ये बीच वाले माइनस के साथ साथ सबसे लास्ट तक दूसरा खंड। यहाँ पर बीच वाले माइनस के पहले एक खंड और बीच वाले माइनस के साथ साथ सबसे लास्ट तक दूसरा खंड। अलग अलग हम लोग खंड कर लिए या अलग अलग
भाग निकाल लिए। अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ 3 है और यहाँ -74 है, दोनों कोष्टक के बीच में सिर्फ एक जगह माइनस है। एक जगह माइनस हो तो इसका आंसर माइनस में देना है। तो यहाँ लिख देंगे कि ax और उसके बटे में 74 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 222। तो यहाँ लिख देंगे 222। फिर से ध्यान से समझना, इन दोनों कोष्टक में मिल करके सिर्फ एक बार माइनस है, तो एक बार माइनस वाले का आंसर माइनस में लिखते हैं। 74 में 3 का गुणा कर देंगे 222 आएगा। अब दूसरे खंड में देखो, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, 2 बार माइनस है, तो 2 बार के माइनस वाले का आंसर हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। और यहाँ पर 46 में 5 का जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 230। ये बराबर ये y के बटे में, अब यहाँ पहले टुकड़े में देखो माइनस के पहले वाले में ये दोनों कोष्टक के बीच में सिर्फ एक जगह माइनस है, और हम लोग जानते हैं कि जब एक बार माइनस हो तो उसका आंसर किस में देना है, माइनस में। तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर 46 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 138। तो यहाँ लिख देंगे 138। ये पहले खंड का या पहले भाग का गुणा हो गया। अब माइनस के बाद वाला दूसरा भाग माना जाता है। अब देखो इसमें दूसरे भाग में कितनी जगह माइनस आया हुआ है, 2 जगह माइनस, तो 2 जगह माइनस का आंसर हमेशा प्लस में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस। और यहाँ 74 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 148। ये बराबर यहाँ 1 के बटे में 2 में 5 का गुणा, दोनों जगह प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो नॉर्मल नियम जानते हैं, पहले पढ़े हैं, उसका उपयोग करना है। इस नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x के बटे में माइनस और प्लस जब अलग अलग निशान होता है तो घटाव करते हैं, और बड़ी संख्या का निशान तो 230 में से 222 जाएगा तो 8 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस ही आएगा। और आप जानते हो कि सबसे पहले प्लस लिखा नहीं जाता। इसके बाद y के बटे में यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, अलग अलग निशान है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, अलग अलग निशान को घटाते हैं, बड़ी संख्या का निशान 148 में से 138 जाएगा तो 10 आएगा। बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस का निशान, और प्लस तो लिखना नहीं होता। और यहाँ 1 के बटे में 10 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 1। अब जब तीनों ये आसान हो जाए तब इसको अलग अलग बराबर करते हैं। एक बार इन दोनों को बराबर करो तो ये कितना हो जाएगा, x के बटे 8 बराबर 1 के बटे में 1। ये 8 का इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुणा, तो ये x बराबर हो जाएगा कि 1 गुणे 8 बटे में 1। 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 आएगा, उसमें 1 का भाग देंगे तो वापस 8 ही रहेगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 8। इसके बाद ये पहले और लास्ट वाले को बराबर किए थे, अब दूसरे और लास्ट वाले को बराबर करें ताकि y का भी मान आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि y के बटे 10 बराबर 1 के बटे 1। ये 10 का भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ऊपर में गुणा होगा, तो यहाँ y बराबर ऊपर हो जाएगा कि 1 गुणे 10 पूरे के बटे में 1। 10 में 1 का गुणा करके 1 का भाग देंगे तो 10 ही रहेगा, तो इसलिए y बराबर 10। अब इसका आंसर लिखना है। देखिए क्या दिया गया है कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x है। तो यहाँ से लिख देंगे कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया। तो देखिए यहाँ पर बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x माने हैं, और x का मान आया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 8 रुपया। फिर बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर के किराया को y माने हैं तो y का मान आया है 10, तो ये हो जाएगा 10 रुपया, और यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको नियम की तरह इसमें याद रखना, और ये भी ध्यान रखना कि ये नियम हमेशा सिर्फ इसी लाइन के लिए बताया गया है, दूसरी जगह इसको अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। तब हम लोग उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। उदाहरण नंबर 15 में क्या दिया गया है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है, ये अपने को बताना है। अर्थात यहाँ पर 4x + py =
प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी p के जगह पर कौन सी संख्या रहेगी, तो इन दोनों समीकरण का हल अद्वितीय होगा। तो इसके लिए अपने को ये 3 नियम थोड़े ध्यान में रखने हैं। ये मैं आपको समझा दूं कि अगर 2 समीकरण दिए गए हो और दोनों समीकरण का व्यापक स्वरूप मैंने यहाँ पर लिख दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, जो व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये पहले समीकरण के लिए है तो a1 b1 c1 लगा दिए, और वही नीचे वाला दूसरे समीकरण के लिए है तो a2 b2 और c2 लगा दिए हैं। दोनों व्यापक स्वरूप एक ही है। तो उस कंडीशन में अब a1 बटे a2 निकाला जाए, b1 बटे b2 निकाला जाए, c1 बटे c2 निकाला जा सकता है दोनों समीकरण में से। अब उसमें 3 नियम अपने को याद रखने होते हैं और ये सूत्र होते हैं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। पहला नियम क्या है कि यदि a1 बटे a2 यहाँ पर आता है नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो समीकरण का हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल होने का मतलब कि अद्वितीय, अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय यानी दूसरा, यानी जिसका दूसरा कोई हल ना हो, यानी एकमात्र एक हल हो, वैसे कंडीशन में समीकरण का एक हल निकलता है। इसके बाद दूसरा, यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यदि तीनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में अनेक हल होते हैं। इतने सारे हल होंगे कि आप हल करते करते थक जाओगे, संभव ही नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है कि अनंत हल होते हैं। तीसरा कंडीशन कि यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 सबसे लास्ट में रहेगा नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, तो उस कंडीशन में युग्म का कोई हल नहीं होता, यानी उस समीकरण का एक भी हल नहीं होता। तो दोस्तों ये 3 नियम आप याद रखना, उसके बाद ही आप इसमें कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था a1 b1 c1, तो ये है a1, ये b1 और ये c1। a1 का मतलब x का सहगुणक, b1 का मतलब y का सहगुणक, c1 का मतलब अचल पद। तो देखिए यहाँ पर a1 बराबर हम कितना लिखेंगे, a1 बराबर लिखेंगे 4। इसके बाद b1 बराबर कितना लिखेंगे, b1 बराबर है p, और c1 बराबर कितना लिखेंगे, c1 बराबर दिया गया है 8। इसके बाद नीचे ये दूसरे समीकरण के लिए है, तो ये a1, ये a2, b2 और c2, तो a2 बराबर कितना लिखेंगे 2, इसके बाद b2 बराबर कितना लिखेंगे 2, और c2 बराबर कितना लिखेंगे, ये भी है 2। अब ये बताओ दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया है कि p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। आप जानते हो कि अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तब। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के। अब इनकी कीमत रख दिया जाए दोस्तों। जब इनकी हम कीमत रखेंगे तो ऊपर है a1, तो a1 की जगह पर कितना आया हुआ है 4, बटे में a2 है तो a2 की जगह पर कितना है 2। ये बराबर नहीं होगा किसके, b1 के, तो b1 की जगह पर कितना है p, और यहाँ पर क्या है b2, b2 की जगह पर कितना है 2। अब दोस्तों यहाँ से क्रॉस में आप गुणा करोगे, या क्रॉस में गुणा नहीं करोगे तो यहाँ 2 का भाग है, इसको इधर लेके जाओगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 2 और गुणे 4 पूरे के बटे में 2, ये बराबर नहीं है किसके, p के। 2 से 2 कट गया, ये क्या आया, p बराबर नहीं है 4 के, ऐसा आ गया। तो लिख देंगे कि इसलिए p बराबर नहीं है किसके, 4 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब p 4 के बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब कि इस 4 को छोड़ के p के जगह पर कोई भी संख्या हो तो इसका अद्वितीय हल होगा। यहां पर लिख देंगे कि 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए अतिरिक्त हल होगा। तो ये अपना आंसर है, इसको आप हल कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण नंबर 16 देखें। उदाहरण नंबर 16 में ऐसा दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
यानी जहाँ जहाँ पर k लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी, तो इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले व्यापक स्वरूप देखते हैं। व्यापक स्वरूप में क्या होना चाहिए, दोनों समीकरणों के दाहिने साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, यानी जितने भी पद हो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यहाँ वैसे ही है, व्यापक स्वरूप में है। आप ये भी जानते हो कि ये A1 है, A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। अब यहाँ से हम निकाल ले कि A1 का मान कितना है, तो ये ऊपर वाला है, A1 की जगह पर कितना है K, A1 का मतलब कि x का सहगुणक। फिर A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर है 12। फिर यहाँ पर देखिए B1 के जगह पर कितना है, B1 के जगह पर यहाँ 3y है, तो y नहीं लिखते हैं, सिर्फ y का सहगुणक लिखते हैं, कितना आ जाएगा 3। इसके बाद B2 के जगह पर कितना दिया गया है, यहाँ पर y का सहगुणक कितना है k। इसके बाद C1 के जगह पर कितना दिया गया है, देखिए अगर सहगुणक या अचल पद माइनस में हो तो माइनस लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट में क्या दिया गया है k-3 और C2 के जगह पर नीचे वाले में क्या दिया गया है -k। अब दोस्तों प्रश्न के अंदर शर्त क्या दिया हुआ है, उस शर्त को पढ़े और सूत्र लगाए। शर्त ऐसा दिया गया है कि k के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र आपके सामने क्या दिया गया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों समीकरणों के युग्म के अपरिमित हल होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऐसा सूत्र है, हमने पिछले उदाहरण में पढ़ा था। अब A1/A2 के जगह पर यहाँ पर क्या आया हुआ है, k है और 12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि k के बटे में 12, ये बराबर B1/B2 के जगह पर यहाँ क्या है 3 है और k है, तो ऊपर लिख देंगे 3 के बटे में k। C1/C2 के जगह पर यहाँ पर क्या है, ये माइनस ब्रैकेट में k-3 है, उसके बटे में क्या है -k, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ 3 पद आपस में बराबर दिए गए हैं, तो इन बारी बारी से तीनों को बराबर किया जाए, अर्थात एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे और एक बार इन दोनों को बराबर कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। दोनों कंडीशन में 2k का मान निकलेगा। तो एक बार इसको और इसको बराबर किया जाए तो लिखेंगे कि यदि k के बटे 12 बराबर 3 के बटे k, अब यहाँ क्रॉस में गुणा कर दो तो k में k का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा k², 3 में 12 का गुणा हो जाएगा 36, तो इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो करड़ी लगा देते हैं और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर +6 का वर्ग करते हैं तो भी 36 आता है, -6 का वर्ग करते हैं तो भी 36 आता है, तो 36 का वर्गमूल जो होगा ये हो जाएगा +-6, k का मान हो जाएगा +-6। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ये पहले और दूसरे को बराबर किए थे। अब ये पहले और तीसरे को बराबर करें तो यहाँ पहले तीसरे को बराबर करेंगे तो लिख देंगे यदि k के बटे 12 बराबर लास्ट वाले को बराबर करो तो कितना दिया गया है ऊपर k-3 और उसके बटे में k। यहाँ से भी अपने को क्रॉस में गुणा करना है, k से k में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा k²। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 में k का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12k, 12 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12×3 36। अब दोस्तों 12k को बराबर के हम इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा k² -12k और ये 36 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +36 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको गुणनखंड करके सोल्व करें और k का मान निकालें तो 36 का ऐसा खंड जो जोड़ने पर 12 आवे, ठीक है। तो 6×6 36
और 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि के स्क्वायर माइनस 12 की जगह पर लिख देंगे 6 + 6, यहाँ पर के और प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पर के से अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6k, कोष्टक खुलेगा तो अंदर का निशान बदल जाता है, तो ये भी हो जाएगा -6k और ये प्लस 36 बराबर 0। इन दोनों में k कॉमन हो जाएगा, k कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, k -6। इन दोनों में 6 कॉमन कर लेंगे, जब 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, k और माइनस कॉमन किए है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। 6 × 36 बराबर कितना हो जाएगा 0। k -6 यहाँ भी है, k -6 यहाँ भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k -6 को कॉमन कर ले तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर बचा k, ये तो कोष्टक कॉमन में, फिर ये -6 ये भी कोष्टक कॉमन में, बराबर क्या हो गया 0। दो कोष्टक 0 के बराबर आए, अलग अलग कोष्टक को 0 से बराबर करे तो k का मान निकल सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है k -6 है, k -6 है तो इस तरह लिख सकते हैं कि k -6 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो जब इसका वर्ग 0 के बराबर है तो यहाँ k -6 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब ये 6 माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी दोनों कंडीशन में k का मान 6 आया हुआ है। देखिए इस कंडीशन में k का मान +6 है, इस कंडीशन में प्लस माइनस दोनों 6 है, लेकिन k बराबर +6 दोनों मान को संतुष्ट करता है, इसलिए लिख देंगे कि k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दोस्तों आप इसको लिख लीजिए।